त्यागी हूं और ये वक्त है सवालों को साहस देने का। दुनिया के एक जॉर्ज सोरोस ने भारत को लोकतंत्र का लेक्चर देने की कोशिश की है। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को बिना मांगा सर्टिफिकेट दिया गया है। नाम जॉर्ज सोरोस का है और विवादों के इस अरबपति को दुनिया जानती है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने, दुनिया के देशों में अपने पैसे से घुसपैठ करके विरोधियों की फंडिंग करने और सरकारों को अस्थिर करने का जॉर्ज सोरोस पर पुराना इल्जाम है। पूरी खबर डिटेल में आपको दिखाएंगे क्योंकि ये वक्त है साहस का। तो आज साहस में जॉर्ज सोरोस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जो कि ये कह रहे हैं कि अदानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में जवाब देना पड़ेगा। सोचिए जरा, एक अमेरिका का बिलियनेयर भारत से ये कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री से, कि उन्हें संसद में जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब उन्हें भारी पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वीक हुए हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद भारत में तरह तरह की तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। वो रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। सरकार ने उनके इस बयान पर करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर यह हमला है और विदेशी फंडिंग से सरकार गिराने की साजिश भी। नई बात यह है कि बीबीसी रिपोर्ट पर मोदी के खिलाफ स्टैंड लेने वाली कांग्रेस जॉर्ज सोरोस की हरकत पर डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, दूरी बनाए हुए है और नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देती है। सोरोस को नसीहत देती है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें तुम मत झांको और अपना काम देखो। लेकिन कभी टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कवर पेज तो कभी बीबीसी में उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाना, क्या ये सिर्फ संयोग भर है या फिर भारत और मोदी के खिलाफ ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? ऐसे कौन लोग हैं जो मोदी और भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और उसके पीछे उनके कौन से फायदे छिपे हुए हैं? ये सारे सवाल आज हम उठाएंगे। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मशहूर कॉलमनिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार तारिक फतेह जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या कहा, उनके स्टेटमेंट को लेकर क्या कहा, सुनिए आप। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। तो विदेशी ताकतों की चुनौती की बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों, यूके के प्रधानमंत्री हों, यहाँ आपको समझना है कि कैसे भारत जो है वो अपनी बात रखता आया है। भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं। हर किसी ने हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी की तारीफ ही की है। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट सोरोस के इस बयान में सामने दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। और सोरोस जैसे व्यक्ति ये चाहता है कि कमजोर देश है जिसमें कि कमजोर सरकार हो, यानी भारत को कमजोर होते हुए देखना चाहते हैं और भारत में एक कमजोर सरकार भी चाहते हैं। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है। के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों, उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। तो नए हिंदुस्तान की बात यहां स्मृति ईरानी कर रही हैं। और आज साहस में हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल अब आपको ध्यान से सुनने हैं। क्या जॉर्ज सोरोस के मोदी विरोधी बयान पर केंद्र सरकार को प्रतिक्रिया देने की जरूरत थी
यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को किसी के वैलिडेशन की जरूरत है? यह आज आपको सोचना है। क्या दूसरे देशों के लोगों को हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का अधिकार है? साहस में आज ये हमारा दूसरा सवाल है। सवाल यह भी है आज साहस में, क्या विपक्ष राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी भी विदेशी प्रचार का हिस्सा बन जाता है? क्योंकि भारत के विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा किया गया है इसी बात को लेकर। साहस में सवाल यह भी है, क्या राजनीतिक दलों के भीतर जनता के फैसले को लेकर कोई आदर या सम्मान नहीं बचा है? क्योंकि जिस तरह की हम बयानबाजी देखते हैं, और ये मैं सिर्फ विपक्ष के लिए सेंटर में नहीं कह रही हूं, ये मैं स्टेट के लेवल पर हर पार्टी के लिए कह रही हूं। क्या भारत इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी देशों के पिछलग्गू नहीं बनते? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। भारत से अमेरिका चाहता था रशिया से दूरी बना ले, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। रशिया के साथ जो उसके हित जुड़े हुए थे, भारत ने उन्हें पूरे तरीके से साधा। तारिक फतेह हमारे साथ है। तारिक फतेह, सबसे पहला सवाल तो एक प्राउड इंडियन होने के नाते और साहस में मैं उठा रही हूं, क्या भारत को जॉर्ज सोरोस के या फिर फॉर दैट मैटर किसी के भी वैलिडेशन की जरूरत है? क्या जॉर्ज सोरोस को तो जरूरत ही नहीं है किसी हिंदुस्तान में किसी को जवाब देने की। लेकिन ये समझिए कि जॉर्ज सोरोस कौन है। ये 1986 में 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का डिजास्टर कराने में ये शख्स खिला के हंस रहा था। इसने शॉर्ट सेलिंग की थी इंडोनेशिया, आपके थाईलैंड, उनकी करेंसी क्रैश कराई इसने मार्केट में जाके। और ये खतरा हमेशा रहता है कंट्रीज को कि ये जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं दुनिया में, ये अपनी फालतू वक्त के अंदर देशों के साथ, उनकी आवाम के साथ खेलते हैं। आते इस तरह हैं कि जैसे हम बताएंगे भाई कि थाईलैंड में क्या गलत है। आप 1986 में मिलियंस को भूखा मारा इस शख्स ने, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार और आपके और भी देशों के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके। शॉर्ट सेलिंग ये है कि आप कहें कि साहब ये हिंदुस्तान का जैसे रुपया है, अगर वो $100 में जा रहा है तो वो कह रहे हैं ये तो होगा 85 में, और इतने ज्यादा शॉर्ट वो वैल्यूज की कर लें कि वो करेंसी कोलैप्स कर जाती है। फिर ये भेड़ियों की तरह उन इलाकों के बेस्ट इंटरेस्ट को गलत करते हैं। जिस तरह एक इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो जाए तो फिर उसके जो कर्जेदार होते हैं वो आके टुकड़े टुकड़े नोचते हैं। इस शख्स ने इसका बैकग्राउंड भी तो देखिए ना कि इसने लाखों लोगों को, और इसका सही जवाब दिया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे महातिर बिन मोहम्मद। उन्होंने कहा था रिंगेट को गिराना चाहते हैं, और एशिया में उस समय जो क्राइसिस आया था, सीधे तौर पर आरोप लगे थे इसी शख्स पर जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस, आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये व्यक्ति है कौन, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन आपके लिए एक और सवाल जो आज सोचने वाला है, और तारिक फतेह मैं इसका जवाब आपसे भी चाहूंगी। क्या ये महज संयोग भर है कि हम देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे टाइम मैगजीन का फ्रंट पेज, उसमें कवर पेज पर आप क्या देख रहे थे? डिवाइडर इन चीफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह से वहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। टाइम मैगजीन से लेकर बीबीसी का नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाना हो, या फिर अभी एक और विवादित कार्टून छापना हो, उसके बाद जॉर्ज सोरोस का ये बयान आना हो, और उससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की गौतम अदानी को लेकर वो कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट आनी हो जिसमें कोई भी आरोप अभी तक कहीं भी साबित नहीं हुआ। क्या ये सब कुछ एक संयोग भर है या ये एक सोची समझी साजिश है जिसकी बात सरकार कर रही है? ये सोची समझी साजिश है इंडिपेंडेंट बिलियनर्स की। देखिए ये शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये इन्होंने कुछ स्टेक्स फ्यूचर के खरीदे हुए होंगे, और अब ये पैनिक फैला के उन्हीं कीमत गिरा के बैंक्रप्सी के लेवल पे लाने की इनको वो है। हिंदुस्तान का इमेज जो है अब तक इस टाइप के सोरोस जैसे लोगों का कि ये भिखारी लोग हैं, इनके एनजीओ को, ओपन सोसाइटी इसकी एनजीओ है, और काफी लोग हिंदुस्तान में भी जॉर्ज सोरोस से फायदा उठाते हैं, उनकी एनजीओ चल रही हैं। ये इनके करोड़पति या अरबपति जो लोग हैं वेस्ट के, ये खेल समझते हैं अपना कि किसको तबाह कर दिया, किसको जगा दिया, और वो कह के लगा के हंसना। क्योंकि दिस मैन इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन इन साउथ ईस्ट एशिया, जो इसने वहां लोगों को पत्ते खाने पे मजबूर कर दिया था 1986 के अंदर। एंड इतनी हमारी मेमोरी शॉर्ट नहीं है कि हमें ना समझ में आए
कि he represents not himself, he represents that entire body of billionaires जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत कहाँ से आ गया ऊपर भाई। ठीक है, ये तो फकीर लोग हैं। तो ठीक। अब उनको सामने नजर आता है कि मोदी भी हैं, वो ठाक से चल रहे हैं, अपोजिशन वाले भी हैं, वो भी हैं। ये कैसे, किस मुंह से कहता है कि इंडिया नीड्स डेमोक्रेसी? अरे भाई, तुमको डेमोक्रेसी की जरूरत है। तुम भागे थे हंगरी के साथ और पैसा लेके अपना सारा, इसलिए श्वार्ट्ज अपना नाम बदल दिया, सोरोस किया। सोरोस इसका किया, नाम सोरोस श्वार्ट्ज नहीं से। है जी, ये जी। जॉर्ज श्वार्ट्ज था। तो इसने अपनी वो हंगरी की बैकग्राउंड बदलने के लिए कुछ और किया। तो चोरी तो इनके नस नस में बैठी हुई है। और उन लोगों को देखना चाहिए जो इससे पैसा लेते हैं, आमतौर पे एनजीओ वगैरह जाके उनको डायरेक्टली तनख्वाह और 1 साल का बजट देते। ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने तारिक फतेह को भी सुना। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, भारत किसी से डरता नहीं है और भारत अपना फायदा देखता है, अपने हित देखता है, अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और उस हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इंडिया की ऑपोजिशन। हम साहस में आज 5 सवाल पूछ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पहला सवाल आज हमारा यही है, क्या भारत के प्रधानमंत्री को किसी तरह के वैलिडेशन की जरूरत है? भारत सरकार को यह जरूरत ही क्यों महसूस हुई कि जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट पर जवाब दिया जाए? दूसरा सवाल हम ये उठा रहे हैं, क्या दूसरे देश के लोगों को हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक है? भारत के लोगों को हक है। तीसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी भी विदेशी प्रचार का हिस्सा बन जाता है? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर, जिस पर जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट बेस्ड है, उसी रिपोर्ट पर भारत में बहुत हंगामा हुआ है। इसके अलावा क्या राजनीतिक दलों के भीतर जनता के फैसलों को लेकर आदर सम्मान नहीं बचा है? क्या जब जनता फैसला सुना चुकी है भारत में, तो क्या उसका सम्मान ना किया जाए? और साथ ही क्या भारत भी इसलिए भी दुनिया के निशाने पर अब आ रहा है क्योंकि भारत अब फॉलो नहीं करता है, भारत अब लीड कर रहा है, भारत अपना रास्ता अब खुद बना रहा है। और जब मैं आपसे ये बात कह रही हूं तो जरा याद कीजिए, टर्की में मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को यहां से भेजा गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान याद कीजिए, भारत द्वारा वहां पर बहुत काम किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की उसके लिए काफी तारीफ भी हुई थी। जब तालिबान ने आकर उसे डिस्ट्रॉय किया, टेक ओवर किया, उससे पहले भारत का रोल और उसके बाद भी भारत का रोल काफी अहम बताया जाता है अगर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से यहां पर बात की जाए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। यहां पर तारिक फतेह, सवाल ये भी है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर भारत में, जिसकी रिपोर्ट को लेकर भारत में विवाद हुआ, भारत में कंट्रोवर्सी हुई, उसी को आधार बनाकर जॉर्ज सोरोस ने टारगेट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और ये जॉर्ज सोरोस की तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को तारिक फतेह में दिखा भी रही हूं यहां पर कि मोदी अदानी सहयोगी हैं और मोदी के इस जवाब के बाद भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता खुलेगा। किस जवाब के बाद? वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद नरेंद्र मोदी को फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी निवेशक जो हैं और इंडियन पार्लियामेंट जो है उसे जवाब देना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट में जो उनकी भूमिका है वो कमजोर हुए हैं। साथ ही वो कहते हैं रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पुनरुत्थान की बात यहां पर जॉर्ज सोरोस द्वारा अपने स्टेटमेंट में की गई है। और ये वही जॉर्ज सोरोस है तारिक फतेह। एक और सवाल मैं इसमें ऐड कर देती हूं, जिन्होंने इससे पहले भी नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा था कि वो हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। उनका 2020 का ये स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप प्राइम मिनिस्टर पर लगाया था कि वो एक हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था जम्मू कश्मीर को लेकर, उन्होंने ये कहा था कि बड़ी संख्या में वहां पर जो है अधिकारों का दमन हो रहा है और एक बड़ी संख्या है मुसलमानों की जिन्हें इंडिया जो है वो नागरिकता से वंचित करना चाहता है, नरेंद्र मोदी नागरिकता से वंचित करना चाहते हैं। तारिक फतेह, तो जॉर्ज सोरोस को चाहिए कि जिनसे इतना प्यार है उसे, उनको अपनी करोड़पति किश्तियों में उठा के ले जाए और अमेरिका में इंपोर्ट कर ले। सब दोनों साइड पे मजे करेंगे, इनका भी काम पूरा हो जाएगा और जिन लोगों को हिंदुस्तान में रहने के बाद इतनी तकलीफ है वो भी चले जाएं। इसमें कोई वो तो नहीं है ना। अच्छा, कहीं ना जाए तो पाकिस्तान ही चले जाएं भाई, क्यों हमारी जान को आए हुए हैं? पहले आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पार्टीशन कराया कि हिंदुस्तान के बाजू कट जाए, उसमें चैन नहीं आया। तो अब ये टुच्चे किस्म के लोग जो इंडिया को देख नहीं सकते आंख में डाल के, हमें लेक्चर दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है।
भाई यार तुम जाओ अपना यूरोप के अंदर काम करो, जहां तुम्हारी पिटाई रूस कर रहा है यूक्रेन के अंदर, उन चक्रों में पड़ो। ये कहां इंडिया में आ रहे हो? नोबडी बिल्कुल। शुड। और यहाँ पे तारिक फतेह, एक और इंटरेस्टिंग एंगल जो था, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत में जो रिएक्शंस आए उसमें शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि क्या रिश्ता क्या कहलाता है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते को लेकर उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि यहां पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट से दूरी बनाई हुई है। अगर हम आगे शहजाद पूनावाला का वो रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह, क्योंकि हम जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं और आपने तो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स की बात की थी, यहां पर जरूरी होगा हमारे दर्शकों को हम बताएं 1992 का ब्लैक वेडनेसडे, जब पाउंड के खिलाफ शॉर्टिंग की गई थी। और जो जॉर्ज सोरोस की रेपुटेशन है वो है कि उन्होंने किस तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि पाउंड को उन्होंने टारगेट किया था और प्रॉफिट कमाया था $1 बिलियन का। इसके अलावा तारिक फतेह ने आपको यह भी बताया कि कैसे एक अटैक किया गया, थाईलैंड की जो करेंसी थी उस पर अटैक किया गया। और 1997 की बात है जब एशियन मार्केट्स में बहुत उथल पुथल देखी गई थी। और साथ ही तारिक ने आपको यह भी बताया कि महातिर बिन मोहम्मद ने कैसे रिंगिट को टारगेट करने के लिए कटघरे में खड़ा किया था, यह आरोप लगाया था जॉर्ज सोरोस पर। यहां पर इंटरेस्टिंग एंगल तारिक फतेह एक और ये भी है कि ये जो जॉर्ज सोरोस हैं, ये अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स रही हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्हें लगातार फंड करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा हमारे दर्शकों के लिए समझने वाला। वो बराक ओबामा से लेकर हिलरी क्लिंटन से लेकर जो बाइडेन, इनकी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रहे थे जॉर्ज सोरोस। बहुत क्रिटिकल रहे हैं, आलोचक रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के। इसके अलावा 2022 में $128.5 मिलियन ग्रांट में दिए गए, डेमोक्रेटिक पार्टी को दान किए गए, और ये सबसे बड़ा डोनेशन था। तो ऐसे में जॉर्ज सोरोस किस मुंह से इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, निष्पक्ष होने का दावा करते हैं? भाई इंडिपेंडेंट क्या है? जो यूएस डॉलर के गुलाम हैं वो हमेशा गुलाम रहेंगे। जिनकी मुंह नहीं खुलता जब तक उसके अंदर पैसा ना डाला जाए। ये आ जाए ना 1 to 1 कर लें, इंडिया में आके मुझसे ही बहस कर लें, क्या वहां से दूर से बह के तो बात करें। दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1920s और 1850s। ये 2020 का 23 का हिंदुस्तान है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ के यूनिवर्सिटी सिस्टम्स ऐसे हैं कि लोग हार्वर्ड में उसमें यूनिवर्सिटी के में दाखिला मिल जाता है, इंडिया की IITs में नहीं मिलता। भाई पढ़े लिखी कौम है और 1 बिलियन है। ये जॉर्ज सोरोस को समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये महातिर मोहम्मद, जो खुद भी, वो भी बाय द वे हिंदुस्तानी है, अब महातिर मोहम्मद लोगों को पता नहीं है, उनको नहीं कर सके तो ये इंडिया है। और नरेंद्र मोदी के अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके चुपचाप पीछे पीछे चलने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये। इन्होंने आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, ये जो आपने उठाया कि भारत कैसे अब अपना नरेंद्र मोदी जो है वो किसी के पीछे नहीं चलते। कुछ इंस्टेंसेस मेरे जहन में आते हैं। यूएस नहीं चाहता था रशिया यूक्रेन वॉर से कि उसके बाद भारत रशिया के साथ किसी तरह की कोई संबंध रखे या किसी तरह की कोई फाइनेंशियल डील्स करे, लेकिन भारत ने एनर्जी फ्यूल को लेकर रशिया के साथ जो अपने संबंध थे उन्हें बरकरार रखा। रशिया के साथ उन्होंने जो डील साइन किए उस पर इंडिया आगे बढ़ा। इसके अलावा जहन में ईरान भी आता है, तब भी भारत ने एक मजबूत स्टैंड लिया था और अमेरिकी प्रेशर के सामने इंडिया बैक डाउन नहीं किया था। मुझे S-400 भी याद आता है, लगातार इंडिया पर यह प्रेशर बनाया गया था कि इंडिया रशिया से S-400 ना ले, लेकिन इंडिया ने अपना रास्ता चुन लिया है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चुना है वो रास्ता। और नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट को देखकर अपने जो इंटरनेशनल डील्स हैं उस पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो फ्रांस से रफाल लेना हो, चाहे S-400 रशिया से लेना हो। देखिए इंडिया के पास चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हों या कांग्रेस के हों, आप ये देखिए कि न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस आ गई है कि वो किसी से हाथ जोड़ के, ये जो हमारा नमस्ते करने का तरीका है, हाथ जोड़ के बात करने का, लोग उसको समझते हैं कि जैसे भीख मांग रहा है कोई। मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि वी आर नॉट बेगर्स, वी आर जस्ट बीइंग हम्बल टू यू। और मत छेड़ो हिंदुस्तान को, या 400 जबानें हैं,
6 धर्म हैं, दुनिया का एक ही मुल्क है जिसके नाम पे पूरा ओशन है, इंडियन ओशन। भैया बच्चे नहीं है गली के कि तुम हमसे बदमाशी करके बल्ला खींच के ले जाओगे, बोलोगे बैटिंग हम करेंगे। नहीं, हमारी बारी है तो हम बैटिंग करेंगे और तुमको फील्डिंग करनी, जाके करो, छक्के हम मारेंगे तुम पे, और अब मार रहे हैं हम। देखिए दुनिया के अंदर कितने मुल्क हैं जहां इंडिया से कनेक्टेड लोग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। बरतानिया को तो छोड़ दीजिए, निकी हेली भी अब आ रही है, रंधावा अपना नाम कर लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आप कैरिबियन आइलैंड्स में देखिए, आप फिजी में देखिए, आप ये जो इस्लामिक स्टेट्स है सेंट्रल एशिया के, सब संस्कृति नाम है इनके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब। हिंदुस्तान बगैर किसी पैसे दिए हुए, किसी को दिए हुए, अपनी सिविलाइजेशन को दुनिया भर में उसने बांटा है और उसमें हमला कभी नहीं किया किसी से। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तानी डरपोक यहाँ बैठे हुए क्या हाय अल्लाह को मार देगा मार देगा। चपत पड़ेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे, चीन को भी और अमेरिका को भी और ये पाकिस्तान को भी। एक तरफ इंडिया का ये बढ़ता हुआ क्लाउट है, दूसरी तरफ हमने देखा है तारिक फतेह कि इंडिया के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाया गया है। आज जब मैं इस पूरी खबर पर रिसर्च कर रही थी तो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई और वो थी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, जिसमें भारत को 121 कंट्रीज में से 107वें नंबर पर दिखाया गया था। तब भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। उन्होंने ये कहा था, एक तो इसमें रॉन्ग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा इसमें सही जानकारी नहीं दी गई है। और इसके अलावा हम लगातार देखते हैं ह्यूमन राइट्स इंडेक्स या फिर फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जो होती हैं, उनमें जानबूझकर इंडिया को टारगेट किया जाता है। मुझे याद है फ्रीडम इंडेक्स की तो जो रिपोर्ट है उसमें नेपाल और श्रीलंका को भारत से ऊपर दिखाया गया है। तो ये अपने आप में एक सोची समझी साजिश जिसमें वेस्टर्न मीडिया और इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व है। देखिए इसमें एक कमजोरी हिंदुस्तान की भी है कि अल जजीरा जैसे पूरे अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है बगैर लिए हुए नाम, हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा मीडियम ऑफ डिसेमिनेशन नहीं है इंडिपेंडेंट, जो दिल्ली बेस्ड हो या बम्बई बेस्ड हो, जहां पे भी है, जो अपनी बात कर सके, जो काउंटर नैरेटिव देना है वो दिया जाए। ये कहना कि इंडिपेंडेंट मीडिया है, हमने तो देख लिया बीबीसी कितना इंडिपेंडेंट है और वॉइस ऑफ अमेरिका कितना है, और आपके रशियन मीडिया कौन सा है। एवरीवन इज पेट्रियोटिक। ये जिम्मेदारी हम पे आ जाती है कि अरे भाई आपका प्रेस जो है वो पार्टिजन है और इंडिपेंडेंट नहीं। भाई इंडिपेंडेंट चाहिए, आके हिंदुस्तान में रहो और फिर बात करना। ना तुम्हें तुम्हारी किस्मत में हिंदुस्तानी होना, ना तुम्हें हमारी सिकाफत पता है, ना हमारी बोलियां पता है। या मुसलमान, सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, 3-4 किस्म के क्रिश्चियन रिलीजन, दे आर ऑल लिविंग इन पीस टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा और जाने से पहले जॉर्ज सोरोस के बारे में हमने आपको बताया कैसे पाउंड की शॉर्टिंग, इसके अलावा थाईलैंड की करेंसी को टारगेट करना, रिंगेट की करेंसी को टारगेट करने के आरोप लगे। मैंने आपको ये भी बताया जो उनके पॉलिटिकल लीनिंग्स रही हैं। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ कि जो आरोप उन पर लगते हैं कि इस फंडिंग का इस्तेमाल वो रजीम चेंज के लिए या अस्थिरता क्रिएट करने के लिए करते हैं। इन 2020 में करीब 2 साल पहले उन्होंने $1 बिलियन प्लेज किए थे एक यूनिवर्सिटी नेटवर्क को। जानते हैं किस लिए? नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए। तो आप समझ लीजिए जॉर्ज सोरोस और नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी ये बयानबाजी कहां से आ रही है। साहस में मेरे साथ इतना ही।